अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमार जर्नलिस्ट। आप देख रहे हैं पाकिस्तान पीस टीवी। मेरे साथ नासिर जैदी साहब मौजूद हैं, जो सहाफ़त के नामवर सहाफ़ी हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं, जिन्होंने अमरीत का भी दौर का मुकाबला डट कर किया और मौजूदा हालात जो बन गए हैं, मुआशी बहरान आ चुका है मीडिया में, और मीडिया की आज़ादी के लिए आप कुर्बानियाँ दी हैं, जद्दोजहद की है। आइए नासिर जैदी साहब से हम जानते हैं। नासिर जैदी साहब, ये जो पीका का कानून ऑर्डिनेंस बनाया गया था, जो कि आज़ादी सहाफ़त को कुचलने दबाने की बड़ी कोशिश थी मौजूदा हुकूमत जो अभी ख़त्म हुई है, तहरीक इंसाफ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो पीका ऑर्डिनेंस था, ये कंटिन्यूएशन थी कि जो मुख्तलिफ़ क़वानीन जो है वो हुकूमत प्रपोज़ करती रही और इस कोशिश में रही कि किसी न किसी तरह से प्रेस को जो है उसको कंट्रोल किया जाए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उस उसको जो आइन में दिया गया बुनियादी हक है उसको हर सूरत में जो है वो रोका जाए, क्योंकि हुकूमत जो है वो बड़े अरसे से तमाम हुकूमतें, मैं किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, कि तमाम हुकूमतें और पॉलिटिकल पार्टीज़ जब इक़्तिदार में आती हैं तो वो इक़्तिदार से पहले जो कह रही होती है कि हम प्रेस को आज़ाद देखना चाहते हैं, इक़्तिदार में जब नहीं होती तो प्रेस की आज़ादी भी उनको याद होती है और आइन की हुक्मरानी की भी बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की भी बात करते हैं। लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो वो तमाम इक़दामात जो प्रेस को कंट्रोल करने के होते हैं उन पे एम्फेसिस किया जाता है। तो ये हुकूमत जब आई तो इसने सबसे पहला काम जो है वो ये किया कि प्रिंट मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का कहा कि हम प्रिंट मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो बनाएंगे, जो तमाम मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट, उसको रेगुलेट करेगी। उसके बाद उसमें एक और अमेंडमेंट की, कहा कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी हम बनाएंगे, जिसमें डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया तीनों जो है वो शामिल होंगे। लेकिन बुनियादी थ्रस्ट जो था वो ये था कि मीडिया को किसी ना किसी तरह जो है वो कंट्रोल करना है। देखें, ग्लोबलाइज दौर है, दुनिया में अब चीज़ें जो है ना वो छुपी नहीं रह सकती और हर लम्हे जो है वो कोई ना कोई डेवलपमेंट होती है और वो तेज़ी के साथ पूरी दुनिया में जो है वो स्प्रेड करती है। नासिर जैदी साहब, आपसे ये सवाल करूंगा। अभी ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक हमें मालूम हो गया, FIA के मुताबिक इन्होंने एक जो ट्रेंड चल गया है इदारों के खिलाफ और दूसरों के खिलाफ, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, हम इस हक़ में हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं ये भी आज़ादी राय, आज़ादी सहाफ़त पर एक इनकी सख्ती कवानीन नाफिज कर दिया गया है मौजूदा हुकूमत में अभी? देखिए, मैं इस मामले में बड़ा क्लियर हूँ कि क्रिटिसाइज़ करना जो है और तनकीदी नुक्ते नज़र से चीज़ों को देखना जो है वो बुनियादी हक है। हर शख्स को ये हक हासिल है कि वो अपनी ओपिनियन का जो है वो ओपनली और बरमला जो है वो इजहार करे। अब जो ये रिसेंटली जो चीज़ें डेवलप हुई हैं उनमें इस बात का इम्कान ज़्यादा है कि सोशल मीडिया के थ्रू जो क्रिटिसिज्म और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक मीडियम जो है
वो जो सिटीज़न जर्नलिज़्म है उसको हमेशा ये कोशिश रही है कि उसको कर्टेल किया जाए। तो ये एक हाइब्रिड जो एक प्लान है कि तमाम अदारे जो हैं वो अगर आइन के एम्बिट्स में रहें और आइन के अंदर अपना रोल अदा करें तो उन पे क्रिटिसिज्म का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तमाम अदारे हमारे लिए मोहतरम भी हैं और हम उन अदारों का एहतराम भी करेंगे, लेकिन अगर अदारे जो हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट से बाहर निकल के वो मदाखलत करें तो वो हमारे लिए किसी सूरत में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। पीएफयूजे ने आज ही एक स्टेटमेंट इशू की है इस मसले पे, जो ये गिरफ्तारियाँ हुई हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की, और इस हुकूमत ने भी उसमें रोल जो है एफआईए को दिया कि वो एफआईए जो है वो कार्रवाई करे। हम ये समझते हैं कि अदारों को बदनाम नहीं करना चाहिए, अदारों का एहतराम करना चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में एफआईए जो है वो अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और लोगों का जो हक़ तनकीद है उसको सलब करने की कोशिश करे तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमने यही आज कहा है कि पीएफयूजे जो है वो ये समझती है कि पीका के कानून के तहत 95,000 केसेस हैं पेंडिंग एफआईए के पास। अगर आप एफआईए को बेमहार वो इख्तियार दे देंगे तो वो उस इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में और पाकिस्तान की तारीख़ है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो होती रही हैं कि अदारे जो हैं वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते रहे हैं। तो हमने ये कहा है कि बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के, बग़ैर तहकीक के, और अगर आपको किसी के ख़िलाफ़ कंप्लेंट है तो उसके लिए बाकायदा आप एफआईआर दर्ज करें और मुतल्लिका फोरम जो है वो उसके बारे में जो है वो डिसाइड करे। जी, बहुत शुक्रिया नासिर जैदी साहब। पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी नासिर जैदी साहब हमसे बात कर रहे थे, इन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान पीस टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए। जो कलम मजदूर है उसकी हुकूक तलफी कर रही हैं और उसका एक जीना हराम किया हुआ है, तो ये जो सहाफ़ी बहरान हमारे मुल्क में पैदा हुआ है, इस बहरान से निकलने की क्या राह हो सकती है और उसमें उसकी क्या जो ज़रूरी अज्जा हैं जिनको इकट्ठा करना पड़ेगा हमें, उस पर बात करने के लिए जनाब नासिर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो मौजू पर इज़हार ख्याल फरमाएं। शुक्रिया। मैं बड़ा मुख्तसर क्योंकि चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा और ऐसे दोस्तों के साथ मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ जो अमली जद्दोजहद में शरीक हैं और उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान की तारीख़ जो है वो हमेशा आइन से इनहराफ की तारीख़ है कि और ना इस मुल्क के अंदर जो है वो प्रेस जो है वो कभी आज़ाद रहा है। वो तमाम क़वानीन जो ब्रिटिश राज में प्रेस को कर्टेल करने के लिए बनाए गए थे, वो क़वानीन न सिर्फ बरकरार हैं बल्कि उन क़वानीन को मज़ीद सख्त जो है वो किया गया है। चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीजर का कानून हो, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस का कानून हो,
चाहे वो टेलीग्राफ एक्ट का कानून हो, इन तमाम कवानीन, ऐसे 18 कवानीन हैं जो पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इज़हार को कंट्रोल करने के लिए इस मुल्क में मौजूद हैं। और उन कवानीन के तहत कार्रवाइयाँ जो हैं वो न सिर्फ पिछली हुकूमतों में जारी रहीं, और जो भी नई हुकूमत आती है उसकी भी कोशिश ये होती है कि वो प्रेस की इंडिपेंडेंस को जो है वो लिमिट करे। तो ये हमारी पाकिस्तान की तारीख़ है प्रेस से रिलेटेड। इसके अलावा जो पिछले 72 साल में डिक्टेटरशिप रही, आइन एब्रोगेट हुए और पार्लियामान की बालादस्ती जो है वो कभी नहीं रही, लोगों को फ्री फ्रेंचाइज जो है वो नहीं दिया गया। तो ये सारे मसाइल जो हैं वो उस अथॉरिटेरियन रवैये के साथ जुड़े हुए हैं। जो अथॉरिटेरियन रवैया जो है वो हमारे मुल्क में आज भी राइज है। वो एक और ये अथॉरिटेरियन रवैया जो है ये समाज का, हमारे समाज का नेगेटिव इम्पेरेटिव है जो पूरे समाज के अंदर जो है वो सराहियत कर गया है कि हम ना डिबेट, ना मुकालमे और ना इंटरैक्टिव डिस्कशंस और डिस्कोर्स के दरमियान भी जो है वो हमेशा एक दूसरे के नुक्ता नज़र को शिद्दत पसंदी के साथ जो है ना वो स्टिक रहते हैं। और ये बात आप सबके इल्म में होगी, जहाँ जहाँ भी आप काम करते हैं, जिन यूनिवर्सिटियों में आप जाते हैं, वहाँ भी अगर आप देखें कि डिबेट के अंदर जो है वो अथॉरिटेरियन कंसेप्ट जो है वो डोमिनेट करता है और दूसरे का नुक्ता नज़र जो है वो कोई भी तस्लीम करने के लिए जो है वो तैयार नहीं होता, स्टिक होता है अपने नज़रिए के साथ। तो ये जो पोलराइजेशन है हमारी सोसाइटी की, जिसने हमें इंतहा पसंदी नज़रियात की तरवीज में इंतहा पसंदाना सोच को जो है वो पूरी सोसाइटी को जो है वो डिवाइड किया है। तो यही रिफ्लेक्शन जो है वो पाकिस्तान मीडिया के अंदर भी मौजूद है कि थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म जो है वो कोई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मैं आपको लेटेस्ट मिसाल देता हूँ कि अभी नई हुकूमत आने के बाद वो एंकर्स वो बहुत थोड़ी तादाद में जो पीटीआई के फ़लसफ़े को और पीटीआई के साथ जिनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशंस थी, उनको जो है वो फौरी तौर पे ले ऑफ कर दिया गया, नौकरियों से निकाल दिया गया। तो ये एग्ज़ाम्पल है उस अथॉरिटेरियन रवैये की कि हम किसी चीज़ को बर्दाश्त करने के लिए जो है वो तैयार नहीं। तो ये जो पूरी सोसाइटी के अंदर रिफ्लेक्ट कर गया है, ये हमारे यहाँ बदकिस्मती से पाकिस्तान की पूरी सोसाइटी जो है वो कम से कम इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, एकेडमिक डिस्कोर्स और
डायलॉग और डिबेट के डिस्कोर्स में जो है वो नेगेटिव जो एक इम्पैक्ट है वो हमारी सोसाइटी के अंदर सरायत करता जा रहा है। ये जो है मैं ये समझता हूँ उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो फिर प्रेस के ऊपर भी आती है कि प्रेस इस वक्त क्राइसिस का शिकार है। पाकिस्तान के 72 सालों में ये पहला मौका है कि इस 4 साल के अंदर प्रेस जो है वो अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। हज़ारों कारकुन बेरोज़गार हुए, कभी प्रेस से बेरोज़गार नहीं होते थे लोग, हज़ारों कारकुन जो है वो बेरोज़गार हुए। सेंसरशिप है, अनअनाउंस सेंसरशिप है, अदारों की इन्वॉल्वमेंट है। अगर हम कहें कि नहीं है तो ये हम गलत फहमी का शिकार होते हैं कि अदारों की इन्वॉल्वमेंट है। अदारे चाहते हैं कि प्रेस को जो है वो कंट्रोल करें। आप देखिए कि सोशल मीडिया पे जो सिटीज़न जर्नलिज्म आया है इसने हर चीज़ जो है उसको ओपन किया है। एक ओपन डिस्कोर्स जो है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ और उस डिस्कोर्स को आप ना अदारे रोक सकते हैं, ना हुकूमत रोक सकती है और ना कोई कानून रोक सकता है कि जिसके पास स्मार्टफोन है वो जो चाहे एक्सप्रेस कर सकता है। चाहिए ये था कि ये जो एक सोशल रेवोल्यूशन था इंफॉर्मेशन के फ्लो का, इसको हम इनकरेज करते, इसको हम होने देते, इस पर कदगने न लगाते तो इसका इम्पैक्ट जो है वो बेहतरी की तरफ जाता। कि फौरी तौर पे ये सही है कि एक अनार्की की कैफियत ज़रूर पैदा होती है कि बेशुमार लोग हैं अपने अपने स्टाइल में जो है वो अपने इजहार करते हैं स्मार्टफोन के ज़रिए से, उसमें नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। लेकिन अगर डिस्कोर्स एवोल्यूशनरी प्रोसेस में कंटिन्यू रहेगा तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। हमने तारीख से यही सीखा है। दुनिया के अंदर जितनी भी डेवलप सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे अगर आप देखें तो उनके इब्तदाई फ्रीडम के अदवार में जो है ये चीज़ें रही हैं। अनार्की की कैफियत रही है, नेगेटिविटी की कैफियत रही है, लोग भरपूर अंदाज में अपनी राय का इजहार करते हैं। लेकिन ग्रेजुअली एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू रिफ्लेक्शन जो है रिफाइन हुई है। अब आप उन तमाम सोसाइटीज़ में जहाँ आज़ादी है, जहाँ जमहूरियत है, जहाँ रूल ऑफ लॉ है, वहाँ ये चीज़ें जो हैं वो खुद सेल्फ रेगुलेटरी होती हैं। सेल्फ सेंसरशिप होता है कि कौन सी चीज़ हमने कहनी है, कौन सी चीज़ हमने नहीं कहनी। लेकिन ये बात तय है कि जब आप कवानीन बनाएंगे चीज़ों को रोकने के लिए, उन कवानीन का कभी भी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो पैदा नहीं होता। तो सोशल मीडिया के हवाले से पाकिस्तान में सबसे पहले साइबर क्राइम एक्ट आया। हमने उस वक्त भी कहा कि साइबर क्राइम एक्ट को जो है, पाकिस्तान साइबर क्राइम एक्ट को जो है, इसको इस तरह से होना चाहिए कि ये कानून ताज़ीरी होने की बजाय ये रिफॉर्म्स की तरफ जाए। ये आज़ादी को जो है वो बेहतर करे, बजाय इसके
कि अदारों के हाथ में आप इख्तियार दे दें और अदारे हमारे जो है वो उस इख्तियार का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं और उसकी वजह से जो है वो कानून पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ना हो। तो ये हुआ यही कि FIA ने साइबर क्राइम एक्ट के तहत जितने भी केसेस किए जर्नलिस्ट के ऊपर, किसी एक केस को अदालत के अंदर जो है वो साबित नहीं कर सके। उस पे कोई FIR भी नहीं कटी, कोई FIR नहीं कटी। सिर्फ उठाया गया, थ्रेट किया गया, टॉर्चर किया गया और बाद में जो है जब हमने रिएक्ट किया उसके नतीजे में जो है लोगों को बाजियाब किया गया। तो असद अली तूर से लेके अफसार आलम, ये सारे, और इसके अलावा बेशुमार गुमनाम जर्नलिस्ट हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स में, तहसीलों में और इंटीरियर सिंध में, बलूचिस्तान में, ट्राइबल एरिया में मतलब है उठा लिए जाते हैं। कोई केस नहीं होता उनके खिलाफ, बल्कि इस वक्त ऐसे बेशुमार केसेस भी हैं कि क्योंकि अथॉरिटेरियन रवैये हैं, सोसाइटी अथॉरिटेरियन है, तो मुकामी लोगों के बारे में अगर कोई नेगेटिव खबर, वो उसको नेगेटिव समझते हैं, उनके बारे में अगर उनकी ज़्यादतियों के बारे में कोई ख़बर जो है वो छपती है तो उस खबर को भी की बुनियाद पे लोगों को गोलियां तक मारी गई, लोगों को शहीद तक किया। जर्नलिस्ट जो है वो मारे गए हैं, बलूचिस्तान के अंदर मारे गए हैं, सिंध में मारे गए हैं, ट्राइबल एरिया के अंदर मारे गए हैं, सिर्फ क्रिटिकल रिपोर्टिंग की वजह से। लेकिन उनमें से किसी एक की कोई इन्वेस्टिगेशन जो है वो नहीं हुई। तो ये अब तक 140 पाकिस्तानी जो हैं वो सहाफ़ी जो हैं वो ड्यूटी के दौरान मारे गए, लेकिन किसी एक की इन्वेस्टिगेशन नहीं। फिर जो सबसे ज़्यादा सप्रेशन है वो हमारे इंस्टीट्यूशंस का है कि उनका फेलियर है। हम जब बार बार कहते हैं कि लोगों को मत उठाओ, क्रिटिकल वॉइसेस को जो है वो सुनो, ले ऑफ मत करो चैनल से, तो हमें ये कहा जाता है कि ये अदारों को बदनाम करने वाले लोगों को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि जितने भी लोगों के खिलाफ आपने केसेस बनाए, उनमें से एक भी जो है केस जो है वो मैच्योर नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। हामिद मीर के बारे में आप प्रोपेगेंडा करते हैं कि हामिद मीर जो है वो उसने एक स्पीच कर दी, एंटी स्टेट एक स्पीच थी, लेकिन क्या उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज हुई? क्या उसके खिलाफ कोई तहकीक हुई? क्या किसी एजेंसी ने उसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेट की? सिर्फ प्रोपेगेंडे की बुनियाद पे सहाफ़ियों को थ्रेट करना, सहाफ़ियों के बारे में ये कहना कि ये एंटी स्टेट हैं, सहाफ़ियों के बारे में ये कहना कि इन्होंने फ़लाँ वक्त में फ़लाँ इंस्टीट्यूशन के फ़र्द के बारे में ये बात की है, तो उससे सहाफ़ी थ्रेटन तो हुए हैं, सहाफ़ियों के लिए प्रॉब्लम्स पैदा हुए हैं, लेकिन आपने, स्टेट ने जिम्मेदारी अपनी जो है वो पूरी नहीं की। कानून होते हुए भी FIR दर्ज नहीं। FIA ने 95,000 केसेस
पीका कानून के तहत जो है वो दर्ज किए हुए हैं आम शहरियों के खिलाफ, सिटीजन जर्नलिज्म के खिलाफ, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ। लेकिन उन 95 केसेस में एफआईए ने हाई कोर्ट में ये क्लेम किया कि हमने किसी 95 जो केसेस दर्ज हुए हैं ना, उस पे किसी एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की। तो जब अतहर बिन अल्लाह ने उनसे पूछा कि आपने फिर ये मोहसिन बेग को कैसे गिरफ्तार कर लिया, मतलब 95,000 केसेस छोड़ दिए और मोहसिन बेग को लाहौर में एफआईआर दर्ज होती है, आप पकड़ते लाहौर इस्लामाबाद में है उसको, और इसी वजह से उसका केस जो है वो क्वैश हुआ। हाई कोर्ट ने एफआईआर को नल एंड वाइड करार दिया। इसी तरह बलोच स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और वहाँ पे तकरीरें हुई और उन्होंने सोशल मीडिया पे उसकी कवरेज की। तो ईमान मज़ारी और बाकी तमाम स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ जो है वो केसेस दर्ज हो गए, एफआईआर कट गई और कुछ बलोच स्टूडेंट्स को उठा लिया। तो जब कोर्ट में केस गया और हमने भी कोर्ट में उस केस को प्लीड किया, तो पता ये चला कि ना कोई इन्वेस्टिगेशन है, ना कोई केस है, ना कोई एविडेंस है। आपने फौरी तौर पे जो है एक्शन लेके जो है वो केस दर्ज कर लिया, उनको उठा लिया। और ये कैसे किया आपने? जब डीजी साइबर क्राइम विंग से पूछा हाई कोर्ट में, तो वो कोई जवाब नहीं दे सका और वो एफआईआर भी क्वैश हुई कि ख़त्म करनी पड़ी एफआईआर जो है। तो ये सोशल मीडिया और कवानीन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। इसके अलावा प्रेस जो है, देखें, जब आप एडिटोरियल इंडिपेंडेंस नहीं देंगे प्रेस को, जो बुनियादी हक है, एडिटोरियल इंडिपेंडेंस के बगैर प्रेस जो है ना कंपटीशन कर सकता है, ना फ्लोरिश हो सकता है। तो हमारे यहाँ पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में एडवर्टीज़मेंट को एडिटोरियल कंटेंट के साथ मशबूत किया गया। कहा गया कि इश्तिहार हम आपको देंगे जब आप 10 महीने के 10 आर्टिकल जो है वो पीआईडी जो इशू करेगी वो आप प्रोमिनेंटली जो है एडिटोरियल पेज के ऊपर जो है वो छापेंगे। तो और वो सारा का सारा प्रोपेगेंडा मटेरियल और स्टफ होता था। जब जिन अदारों ने नहीं उस पर अमल किया, उनके इश्तिहारात जो है वो बंद हुए। उसके नतीजे में फाइनेंशियली जो है वो क्राइसिस, पूरे मीडिया को क्राइसिस जो है वो फेस करना पड़ा और उस क्राइसिस के नतीजे में जो है हज़ारों कारकुन जो है वो बेरोज़गार हुए। तो ये है ओवरऑल सिचुएशन इस मुल्क में प्रेस की, और ये सूरत हाल आज नहीं है, ये सूरत हाल कायदे आज़म के ज़माने में भी थी। अगर कोई ये समझता है कि कायदे आज़म जो है वो चैम्पियन थे फ्रीडम ऑफ प्रेस के, तो अब देखें तारीख़ बड़ी बेरहम होती है। तारीख़ में चीज़ें जो है ना वो खुल के सामने आ जाती हैं। कायदे आज़म पार्लिमानी जमहूरियत चाहते थे। अगर कायदे आज़म को पार्लिमानी जमहूरियत इस मुल्क में लानी थी तो उन्हें गवर्नर जनरल बनने की ज़रूरत नहीं थी। गवर्नर जनरल बनने का मतलब ही ये था कि इस मुल्क में वैधानी तर्ज़ हुकूमत होगी और प्रोविंसेस को
और जो कौमियतें हैं उनको कोई हक नहीं होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा कायदे आज़म का ब्लंडर था, वो सबसे बड़ा ब्लंडर जो है वो ढाका में जाके ये तकरीर करना था एयरपोर्ट के ऊपर, जब सहाफ़ियों ने क्वेश्चन किया कि बंगाली कौमी ज़बान जो है वो बंगाली को भी आप तस्लीम करेंगे या नहीं, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ज़बान जो है कौमी ज़बान होगी और वो उर्दू होगी। और देखा आपने कि 3 साल के बाद जब 51 में लैंग्वेज राइट हुए और सैकड़ों स्टूडेंट्स जो है वो शहीद हुए, मीनार बना और उस मीनार पे हर साल लाखों लोग जमा होते थे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो तकरीरें होती थी वहाँ पे। तो हम उस वक्त भी कहते थे कि पाकिस्तान को जो है वो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के तहत चलना चाहिए, पार्लिमानी आइन होना चाहिए, बुनियादी हकूक़ होने चाहिए, और जो बुनियादी मकसद था रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, सबको उनका हक देना, वो होना चाहिए, प्रेस आज़ाद होना चाहिए। कायदे आज़म के ज़माने में पहला सेंसरशिप जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ जब लियाकत अली ख़ान ने कायदे आज़म की बीमारी को सेंसर करना शुरू किया कि आप कोई भी हेल्थ एंड हैंड आउट जो है वो जारी नहीं करेंगे, एडवाइजेस जो है वो आनी शुरू हो गई। पहला सेंसरशिप जो है वो कायदे आज़म से शुरू। उसके बाद लियाकत अली ख़ान के ज़माने में कवानीन, प्रेस के कवानीन इंट्रोड्यूस करवाए गए, प्रेस एडवाइजेस का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। और 1951 में, अगर आपको तो सबको मालूम है कि सिविल एंड मिलिट्री गज़ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे पुराना अखबार था, जिसने इस मुल्क में अगर प्रिंट मीडिया की सहाफ़त के बड़े बड़े नाम पैदा किए तो वो सिविल एंड मिलिट्री गज़ट ने पैदा किए, जो 100 साल पुराना, 150 साल पुराना अखबार था। उसमें सिर्फ एक खबर छपी थी और वो खबर दिल्ली की डेडलाइन से थी कि कश्मीर के मसले पे डायलॉग के नतीजे में कोई कंसेंसस हो गया है। जब ये खबर छपी तो पूरी हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सिविल एंड मिलिट्री गज़ट के ख़िलाफ़ जो है वो हो गई, और अखबारात को ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि तमाम अखबारात सिविल मिलिट्री गज़ट के ख़िलाफ़ एडिटोरियल छापेंगे। और आपके लिए ये तारीख़ है कि सिविल एंड मिलिट्री गज़ट के ख़िलाफ़ फ्रंट पेज पे एडिटोरियल छपा, और वो एडिटोरियल सिवाय पाकिस्तान टाइम के बाकी तमाम अखबारों में, एनपीटी के तमाम अखबारों में, प्रोग्रेसिव तमाम अखबारों में, उस वक्त तक मतलब एनपीटी नहीं बना था, प्रोग्रेसिव पेपर्स लिमिटेड इंडिपेंडेंट था। अगले दिन पाकिस्तान टाइम ने भी फ्रंट पेज पे एडिटोरियल छापा कि सिविल एंड मिलिट्री गज़ट के ऊपर जो है मुल्क दुश्मनी की वजह से पाबंदी लगाई जाए, और सिविल एंड मिलिट्री गज़ट के ऊपर उन एडिटोरियल्स की बुनियाद पे पाकिस्तान टाइम में समेत सब में जब एडिटोरियल छपा तो अगले दिन
सिविल एंड मिलिट्री गजट के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी गई। 175 साल छपने वाला अखबार बंद कर दिया गया। तो ये है हमारी प्रेस के हवाले से तारीख। फिर 1954 में गुलाम मोहम्मद ने जो कुछ किया इस मुल्क के साथ, प्रेस के साथ जो कुछ किया, ये भी तारीख का हिस्सा है। इसी तरह फिर मार्शल लॉ आया। मार्शल लॉ के दौर में तो नौजवानों को नहीं पता होगा, लेकिन हम सबको पता है कि कितना जबर और सख्तियां थी। एक प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस जो है वो अयूब खान लेके आए, और उस प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस के तहत आप डिक्लेरेशन नहीं ले सकते थे जब तक आपको क्लियरेंस ना हो। आप कोई खबर नहीं दे सकते थे जब तक कि आपको इंफॉर्मेशन, लोकल इंफॉर्मेशन असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो उसकी क्लियरेंस ना दे। और साथ ही ये उस ऑर्डिनेंस के तहत सब सेक्शन था उसका कि कोई भी खबर जिस पे लोकल असिस्टेंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन को एतराज़ होगा और वो फ़ोन करके आपको बताएगा कि ये खबर नहीं छपनी, वो खबर नहीं छपती थी। असिस्टेंट डायरेक्टर को जो है एडिटर से ज़्यादा इख्तियारात हासिल थे, जो ग्रेड 17 का ऑफिसर था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के। उसकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है वो अखबारात खबरें छापते थे। कौन सी खबर लीड बनानी है, कौन सी खबर आपने सिंगल कॉलम दे। तो ये इस मुल्क में हुआ। फिर याहिया खान और अयूब खान का दौर। याहिया खान के दौर में सबको मालूम था कि मुल्क टूट रहा है। सबको मालूम था कि ईस्ट पाकिस्तान में जब मार्च में अपराइजिंग हुई और फौज ने मिलिट्री ऑपरेशन किया, तो उस वक्त लोगों को मालूम था कि पाकिस्तान अब उस शक्ल में नहीं रहेगा जिस शक्ल में ये उस वक्त था। ईस्ट पाकिस्तान में हज़ारों लोग जो हैं उनका मैसेकर हुआ। वेस्ट पाकिस्तान में सिवाय चंद लोगों के किसी ने आवाज़ बुलंद नहीं की। वहाँ पे पाँच 6 लाख की सर्कुलेशन थी अखबारात की ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, उनको टैंकों के गोलों से उन अखबारों को के दफातर को उड़ा दिया गया, सहाफ़ियों को मार दिया गया। तो लेकिन पीएफयूजे उस वक्त भी, पीएफयूजे की वो स्टेटमेंट जो है हिस्टोरिक थी कि पीएफयूजे ने कहा कि हम इस मिलिट्री ऑपरेशन को कंडेम करते हैं। इस मिलिट्री ऑपरेशन के नतीजे में मुल्क दो लख्त होगा। हम ईस्ट पाकिस्तान में और वेस्ट पाकिस्तान में इमरजेंसी के तहत प्रेस पे जो सेंसरशिप है, इस सेंसरशिप को ख़त्म होना चाहिए और हकीकी सूरत हाल जो है वो अवाम को मालूम होनी चाहिए कि ईस्ट पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो हमारे ख़िलाफ़ जो है वो केसेस बने, गद्दारी के केसेस पीएफयूजे के ऊपर बने, लेकिन हमने कम से कम पीएफयूजे के लेवल पे हमने एक स्टैंड लिया कि हम इस सप्रेशन को जो है वो तस्लीम नहीं करते। दूसरा जो बड़ा ज़ियाउल हक के पीरियड में जो प्रेस के ऊपर ऑनस्लॉट हुआ और पूरी सोसाइटी को जो है
ज़ियाउल हक ने तबाह किया। इसमें एकेडमिक्स भी शामिल थे, इसमें राइटर्स भी शामिल थे, इसमें पोइट्स भी शामिल थे। मेरा ख्याल है तमाम ही लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए। अहमद नदीम कासमी से लेके और हबीब जालिब तक बेशुमार लोग जो हैं वो जब 82 में इमरजेंसी लगी हाईजैकिंग के बाद, तो बेशुमार अदीब जो हैं वो गिरफ्तार हुए। जो टीचर्स थे उनके, जो मुल्तान में गवर्नमेंट कॉलेज में टीचिंग कर रहा था उसको जो है वो भलवाल भेज दिया गया। इस तरह के ट्रांसफर्स जो है वो हुए। तो पूरी सोसाइटी जो है उसने अयूब खान की आमरीत के खिलाफ जो है वो स्ट्रगल की। तो मैं जब देखता हूँ कि सिर्फ प्रेस और प्रेस से वाबस्ता लोगों ने ही पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार और प्रेस की आज़ादी के लिए जदोजहद नहीं की, बल्कि उस जदोजहद के अंदर तमाम तबकात के लोग जो हैं वो शामिल थे। पाकिस्तान जब 1978 में प्रेस की मूवमेंट जो है वो शुरू हुई, उस मूवमेंट का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि उस मूवमेंट के अंदर ट्रेड यूनियन भी शरीक थी, मज़दूर भी शरीक थे, किसान भी शरीक थे, हारी भी शरीक थे, स्टूडेंट्स भी शरीक थे। कि एक सहाफ़ी, एक हारी, एक